आज एक नए विषय के साथ हम चर्चा करेंगे केंद्राधिपति दोष। अब यह जो दिया हुआ है इसके बारे में काफी मतांतर है। कई बुक्स में भी आपको इसके अलग-अलग नियम मिल जाएंगे। जो कुछ मेरी स्टडी में आया है, जो समझ में आए हैं, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पाराशरी के हिसाब से जो श्लोक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वह यह बताता है कि केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो मारकत्वे अपि च तथो मारक स्थान संसितति। मतलब जो केंद्र के अधिपति है, अब कुंडली में हमें पता है कि 12 भाव होते हैं, जिसमें 1 4 7 10 ये केंद्र स्थान कहलाते हैं। तो ये जो ग्रह केंद्र का अधिपति होता है, अधिपति मतलब वहां का लॉर्ड होता है, उसे ही यह दोष लगता है। और यह सबसे ज्यादा दोष जो लगता है गुरु और शुक्र को लगता है, क्योंकि गुरु और शुक्र जो है ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा यदि ये मारक स्थान में बैठे हुए हैं तो यह दोष प्रबल हो जाता है। ठीक है। इसके बाद जो अगली लाइन है उसे हम देखते हैं। बुधस तदनु चंद्रो अपि भवेत तदनु तद्दिध न रंध्रेश स्तव दोषस्तु सूर्य चंद्रमा सूर भवेत। मतलब इसके बाद जो दोष लगता है वो बुध को लगता है और चंद्र को लगता है। तो बुध के बारे में भी कहा जाए तो बुध का जैसा संग वैसा रंग वाली उक्ति इसके ऊपर चरितार्थ होती है। क्योंकि बुध जो है ये क्या है, नपुंसक ग्रह है। ये जिसके साथ रहेगा उस तरीके के रिजल्ट्स देगा, शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ। उसी तरीके से चंद्रमा का देखते हैं तो चंद्रमा यदि पक्ष बली है तो वह शुभ ग्रह की श्रेणी में है, अन्यथा वो अशुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। तो इन दोनों को इसलिए उनकी प्रायोरिटी नीचे रखी गई है। लेकिन गुरु और शुक्र के बाद बुध और चंद्रमा को यह दोष लगता है। लेकिन ये भी बताया गया है साथ में कि सूर्य और चंद्रमा ये एकाधिपति होने की वजह से इन्हें दोष लगने की संभावना काफी कम होती है। सूर्य को तो नहीं लगता है, क्योंकि वैसे भी सूर्य जो है वो या तो अष्टमेश बनता है, लग्नेश बन रहा है, और वो एक ही राशि का स्वामी है। तो किसी भी लग्न कुंडली में सूर्य या चंद्रमा को दो केंद्रों का लॉर्डशिप तो नहीं मिलेगा। तो इस वजह से भी यह चीज बताई गई है। अब बात ये उठती है कि ये जो दोष है ये किस तरीके से अपना काम करता है और किन किन लग्न कुंडलियों में यह लग सकता है। तो देखा जाए तो ये जो केंद्र भाव होते हैं कुंडली के, ये कुंडली के पिलर्स है। इसके ऊपर पूरी कुंडली का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा है। ठीक है। वैसे भी हम देखेंगे तो केंद्र स्थान में जो पहला स्थान है व्यक्ति के शरीर का, इच्छा शक्ति का, आत्मा का, व्यक्तित्व को शो करता है, स्वास्थ्य को शो करता है। चौथे स्थान को हम सुख स्थान कहते हैं। तो यहाँ से हमें माता, भूमि, सभी सुख संसाधन, इसके अलावा रिश्तेदार, मानसिक सुख शांति, ये सब भी हम देखते हैं। अब 7th हाउस यदि हम देखेंगे तो ये हमारे विवाह का है, साझेदारी का है। उसके बाद ये हमारे छोटी विदेश यात्राओं का भी है, पब्लिक का भी कहा जाता है। और कानूनी पार्टनरशिप जो करके व्यवसाय आदि चालू करते हैं, इस बिजनेस का भी यह भाव माना गया है। 10th हाउस के बारे में हमें पता है कि कर्म स्थान है। इससे हम क्या देख सकते हैं, तो उससे मान सम्मान देख सकते हैं हम। इसके बाद कई जगह से पिता का विचार किया जाता है। तो कुल मिला के हम देखेंगे तो 1 4 7 और 10 ये चारों जो भाव है ये कुंडली के मुख्य भाव कहलाएंगे। क्योंकि यदि हमारे पास शरीर नहीं है, या शरीर नहीं है कहने का मतलब शरीर में कोई रोग है, परेशानियां हैं, सुख नहीं है हमारे पास, वैवाहिक जीवन हमारा अच्छा नहीं है, और कर्म स्थान में भी हम यदि असफल है, तो व्यक्ति के जीवन का एक बेसिक क्या कहना चाहिए, फाउंडेशन जो है वो काफी कमजोर माना जाएगा। तो इसलिए ऐसा इन स्थानों को मुख्य रूप से देखा जाता है। इसके बाद यदि हम प्रथम स्थान को देखते हैं तो त्रिकोण में भी आता है, क्योंकि 1 5 9 त्रिकोण के स्थान होते हैं। तो प्रथम स्थान केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बनता है। ठीक है। तो अगली बात जो इसमें आती है कि क्या यह जो दोष है वो हमेशा, के बाद यह भी कहा जाता है कि इस केंद्र के जो स्वामी होने के साथ साथ उनका वहां पे रहना भी जरूरी है। मतलब कोई यदि केंद्र का स्वामी बन रहा है और कहीं और स्थित है तो केंद्राधिपति दोष जो होगा उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा जितना कि वो केंद्र में स्थित होने पर होता है। अब अलग अलग लग्न कुंडलियां यदि हम विचार करेंगे तो हम इसमें देखते हैं कि धनु, मीन लग्न, कन्या और मिथुन लग्न, इन लग्नों की कुंडलियों के लिए बुध और गुरु, ये जो दो ग्रह हैं,
ये केंद्रों के अधिपति बनते हैं। ठीक है। बाकी जो कुछ लग्न है उसमें से यदि हम देखेंगे तो ऐसे बहुत कम लग्न मिलेंगे जिसमें कि दोनों लग्न के दो हाउसेस की लॉर्डशिप किसी को मिली है। ऐसे लग्न नहीं है। तो ये मुख्य रूप से हमको 4 लग्न मिलते हैं, धनु, मीन, मिथुन और कन्या लग्न। अब ये भी देखना चाहिए कि ये जो केंद्राधिपति दोष है, क्या यह हमेशा ही दोष करके गिना जाए या फिर इसका कोई और भी एस्पेक्ट हो सकता है। अब मान लीजिए कि धनु लग्न की पत्रिका और गुरु लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब ये चतुर्थेश बन रहा है और लग्नेश बन रहा है, ठीक है। इसको केंद्राधिपति दोष लगा एज पर रूल, लेकिन यह लग्नेश है, ठीक है। स्वराशि का बैठा हुआ है। तो क्या लग्नेश को केंद्राधिपति दोष मानना चाहिए? तो नहीं है कि लग्नेश को कभी भी केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। हाँ, यदि ये गुरु कहाँ बैठा होता, 7th हाउस में बैठा होता या 10th हाउस में बैठा होता तो हम कह सकते थे कि इसको इन दोनों हाउसेस से जुड़े हुए जो रिजल्ट्स है उसको पाने में परेशानी हो सकती है। मतलब वैवाहिक जीवन में कोई समस्या हो सकती है, व्यापार व्यवसाय में समस्या हो सकती है, कर्म स्थान पे इसको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि 4th हाउस में बैठा हुआ है तो ये यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे ये हंस नामक महापुरुष योग बना रहा है। तो इतना अच्छा योग बनने के बाद क्या इसको दोष लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से हम अन्य लग्न के लिए भी देख लेते हैं। जैसे हमने देखा मिथुन और कन्या लग्न के लिए, तो मिथुन और कन्या लग्न इन दोनों लग्न के लिए देखेंगे तो लग्नेश कौन बनता है? बुध बनता है। अब लग्नेश यदि बैठा है लग्न में या वह बैठा है 4th हाउस में, तो 4th हाउस में लग्न में बैठ के स्वराशि का होके भद्र नामक पंचमहापुरुष योग बना रहा है। तो इसको भी बुध को यहाँ पे दोष नहीं लगेगा। गुरु को लग सकता है, लेकिन कब लगेगा? जब वह 4th हाउस में रहेगा। क्योंकि देखिए, लग्न में गुरु बैठा है तो लग्न में जनरली दोष नहीं लगेगा। उसके बाद बचा 7th हाउस और 10th हाउस। तो 7th हाउस में यदि गुरु बैठा है तो वो स्वराशि का हो गया, 10th हाउस में बैठा है तो भी स्वराशि का हो गया। और इन दोनों इसमें वह हंस नामक पंचमहापुरुष योग बना रहा है, तो उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। इसी तरीके से यदि हम मकर लग्न और कुंभ लग्नों को देखते हैं तो शुक्र यहाँ पर बन रहे हैं, केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी बन रहे हैं, योग कारक ग्रह है, तो इनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। इसके बाद एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि केंद्राधिपति दोष ये कोई बहुत निगेटिव रिजल्ट्स देता है, ऐसे नहीं है। सिर्फ यह हो जाता है कि केंद्र में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो वह अपने शुभत्व में थोड़ी कमी लाते हैं। कमी लाने का मतलब हो गया कि वो स्लो डाउन हो जाएंगे अपने जो शुभ रिजल्ट्स देने में। ये उसका पॉइंट होता है। और यदि अशुभ ग्रह इस केंद्र के स्वामी बन रहे हैं तो वो एम्पल अमाउंट में अपने रिजल्ट्स देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी हाउस में वो बैठे हुए हों। ठीक है। तो ये इसका फर्क आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद जो अगली चीज इसमें समझ में आ रही है कि जो ग्रह है, शुभ ग्रह या शुभ ग्रह यदि केंद्र में बैठते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। अब न्यूट्रल होने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि यदि ये त्रिकोण के स्वामी बन रहे हैं तो अपने रिजल्ट्स जो उनका नेचुरल बिहेवियर है वो उसको छोड़ेंगे नहीं। त्रिकोण के स्वामी हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, हमें मालूम है। तो केंद्र का स्वामी यदि त्रिकोण का स्वामी है तो वह हो गया योग कारक, और योग कारक होने की वजह से वो अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको मकर लग्न में और कुंभ लग्न में। ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए केंद्र जो है वो कुंडली का, जैसे मैंने बताया कि वो मर्म स्थान है या वहां पे पावर है। तो यदि अच्छा व्यक्ति पावर में रहेगा, सत्ता में रहेगा, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे घर में हो, फैमिली में हो, तो यदि उसका जो नैसर्गिक जो उसकी शुभता है वो कहीं भी रहे, वो उसे छोड़ेगा नहीं। ठीक है। ये हो सकता है कि वो अपने रिजल्ट्स देने में थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, लेकिन वो अपना जो नैसर्गिक कारकत्व है उनको छोड़ेगा नहीं। इसलिए शुभ ग्रह यदि केंद्र में बैठे, केंद्र के लॉर्ड बन के बैठे हैं, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो रिजल्ट अच्छे देने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। और यदि अशुभ ग्रह वहां पे बैठे हुए हैं तो उसका जो नेचुरल जो मैलिफिक नेचर है उसे वह नहीं छोड़ेगा। वह जिद्दी है, जैसे मंगल है, शनि है। उसके बाद यदि पापी बुध है और यदि क्षीण चंद्रमा बैठा है तो ये अपने अशुभ रिजल्ट्स देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।
ठीक है, अपनी दशा अंतरदशा के अंदर। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसे हम जानते हैं एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से। ये अभी उदाहरण कुंडली आपके सामने स्क्रीन पर है। इनके पर्सनल डिटेल्स मैं नहीं दे सकती किसी व्यक्तिगत कारणों की वजह से, लेकिन मैंने इस कुंडली का एनालिसिस किया है और उसी बेसिस पे आपको केंद्राधिपति दोष किस तरीके से काम करता है, सच में इसका अफेक्ट होता है या नहीं, यह समझाते हैं। तो ये देखिए कन्या लग्न की कुंडली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कन्या लग्न की कुंडली में बुध जो है ये नीच के बैठे हुए 7th हाउस में, लेकिन शुक्र जो है यहाँ पे उच्च के बैठे हुए, तो बुध का यहाँ पे नीच भंग हो गया। बुध सूर्य के साथ है, मे भी ये अस्त भी हो चुके हैं। चंद्र और शनि जो है 12th हाउस में बैठे हुए हैं। शनि इसमें 5th और 6th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं और 11th हाउस के लॉर्ड चंद्र के साथ बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ पे नीच के बैठे हुए हैं जो कि 3rd हाउस के और 8th हाउस के लॉर्ड बन के बैठे हुए हैं। राहु केतु एक्सिस में इनका 1st और 7th हाउस आ रहा है। तो यह देखा है कि गुरु की महादशा चालू हुई है 17/9/2020 से, और अभी इनकी गुरु की महादशा ही चल रही है। तो यदि हम एज पर रूल देखते हैं तो गुरु यहाँ पे केंद्राधिपति दोष बना रहा है, क्योंकि वो 4th और 7th हाउस का लॉर्ड बन के केंद्र में बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा लग सकता है कि गुरु की जो दशा है इनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी, इसमें इनको कर्म स्थान के ऊपर काफी परेशानियां आएंगी इस तरीके की, या 7th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती, मीन्स वैवाहिक जीवन में कोई उथल पुथल मच सकती है। ये सब चीजें हमें ऊपरी तौर पे देखने को मिल सकती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि इनकी जब से गुरु की दशा चालू हुई है, महादशा 2020 में चालू हुई है, 2 साल इनके गुरु में गुरु की दशा अंतरदशा का पीरियड चल रहा था, तो उस दौरान इनको अपने कार्यस्थल पे जो है काफी इनका प्रोग्रेस हुआ। मतलब गुरु की महादशा के पहले इनकी मंगल की दशा चल रही थी और मंगल की दशा में इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मंगल आप देखेंगे तो 8th और 3rd हाउस का लॉर्ड बन के बैठा भी उच्च भाव में है। तो इन्हें एक मेजर सर्जरी से गुजरना पड़ा था, क्योंकि मंगल इनका यहाँ पे नीच का बैठा हुआ है और जो उसका डिपॉजिटर चंद्रमा है वो भी 12th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन को शो करता है। तो मंगल की दशा में इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही इनकी गुरु की महादशा चालू हुई इनकी परेशानी खत्म हुई, इन्हें एक स्टेबल जॉब मिला और जॉब में भी ये हर साल जो है इनकी उन्नति होती जा रही है। इसके अलावा यदि हम देखेंगे 4th हाउस का लॉर्ड भी बन रहा है गुरु, और गुरु की दृष्टि भी उसके ऊपर पड़ रही है, तो घर से रिलेटेड जो इनके प्रॉब्लम थे, मतलब इनके घर में काफी परेशानियां चल रही थी, घरेलू वाद विवाद जिसको आप कह सकते हैं, तो उसमें भी इन्हें काफी राहत महसूस हुई है। ऐसा इनका कहना है कि जब से ये पीरियड स्टार्ट हुआ है। वो कहने का मतलब ये हो गया कि केंद्राधिपति दोष तो इस कुंडली में देखिए लग रहा है एज पर रूल, लेकिन वो हमेशा ही खराब होगा ऐसे नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इनको अपने कर्म स्थान के ऊपर खुद को प्रूव करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ी। काफी विरोधियों ने इनका मतलब इनको अगेंस्ट किया, इनके प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अपने बलबूते पर ये उस जॉब में इन्हें प्रमोशन मिला और वो अपने जितने भी इनके विरोधी थे उनको परास्त करके आगे बढ़ गई। एक जातिका का यह चार्ट है। ठीक है, इसके बाद इनका ये भी देखेंगे, यदि आप बाकी कुंडली को देखने जाते हैं तो बुध जो है वो भी यहाँ पे केंद्राधिपति दोष में भाग ले रहा है, लेकिन बुध यहाँ पे लग्नेश है और उसका यहाँ पे नीच भंग भी हो गया है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो जब इनकी गुरु में बुध की अंतरदशा आएगी तो आप ये कह सकते हैं कि गुरु और बुध, ये जो दोनों पावरफुल ग्रह इस कुंडली के लिए बन रहे हैं, क्योंकि बुध यहाँ पे लग्नेश बन रहे हैं और गुरु जो है वो केंद्र के स्वामी बन रहे हैं। बुध भी केंद्र के स्वामी है और अच्छे हाउसेस के स्वामी है, तो ये दशा इनकी और भी अच्छी जाएगी, मतलब इनको इसमें काफी इनका प्रोग्रेस होगा। ठीक है, तो मेरे देखने में तो ये आता है कि केंद्राधिपति दोष है, थेरोटिकली इट इज ट्रू, लेकिन वो हर बार एप्लीकेबल होगा ऐसे नहीं है, उसके रिजल्ट्स हमेशा निगेटिव आएंगे ऐसा नहीं है। आपको यह समझना पड़ेगा कि उस दशा पीरियड में या अंतरदशा पीरियड में व्यक्ति को गिव अप नहीं करना है, अपने आप को सिद्ध करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है, इस कुंडली के लिए भी नैसर्गिक रूप से भी वो शुभ ग्रह है, तो वो अपनी शुभता नहीं खोएगा, वो अच्छे फल देने की कोशिश करेगा, ये करेगा जिस हाउस की लॉर्डशिप उसको मिली हुई है। तो हम उम्मीद कर रही हूँ मैं कि आपको एक केंद्राधिपति दोष अच्छे से समझ में आया होगा।
एक और चार्ट हमारे सामने आ रहा है और ये चार्ट एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री का रहा है जो कि हमारे बीच में नहीं है अभी। और इन्होंने काफी छोटी उम्र में कुछ ही समय के अंदर अपना एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। तो अब इसकी लग्न कुंडली हम इनकी देखते हैं। तुला लग्न की ये कुंडली है। लग्नेश जो है वो 4th हाउस में बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, केंद्राधिपति दोष से ग्रसित है क्योंकि केंद्र में ही बैठे हुए हैं। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो राहु केतु एक्सिस में 3rd और 5th हाउस आ रहे हैं और 9th हाउस में सैटर्न बैठे हैं मित्र की राशि में। यदि हम मून की पोजीशन देखते हैं तो मून 6th हाउस में बैठा हुआ है। इनका जो राशि स्वामी बन रहा है वो है मीन। मीन राशि के है इनकी। और इसके बाद यदि हम 5th हाउस को देखते हैं तो यहाँ 3 प्लैनेट एक साथ बैठे हैं, मरकरी, जुपिटर और सन। मार्स की पोजीशन देखते हैं तो मार्स 8th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं वो केंद्राधिपति दोष है, तो वहां यहाँ पर ये वीनस की वजह से लग रहा है। ठीक। लेकिन इनका जो यदि हमने बर्थ डिटेल्स के थ्रू इनकी जो दशा की स्टडी करी है तो उसमें पता चला है कि जब वीनस की दशा इनके चालू हुई, वीनस के अंतर्दशा 1989 में, तो उसी दौरान इन्होंने अपनी फर्स्ट मूवी की और तब ये मात्र 19 साल की थी। फर्स्ट तेलुगु मूवी की जिसमें इन्हें काफी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद 89 से लेके 92 तक के टाइम पे इन्होंने काफी कम समय में हिंदी और तेलुगु की कई हिट मूवीज दी है और अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किया। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि केंद्राधिपति दोष से ग्रसित होने के बाद भी वीनस ने यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स दिए क्योंकि वीनस यहाँ पे लग्नेश है। ठीक है। अब ये बात अलग है कि वीनस जो है या 8th हाउस का लॉर्ड भी बन रहा है, तो इस वजह से जब इनकी वीनस में सन की अंतर्दशा आई है 92 से लेके 93 तक के पीरियड में इनका ये टाइम था, तो उस दौरान ही इनका एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ और उसमें ये हमारे बीच में से चली गई। ठीक है। तो वह कैसे हुआ वो दशांतर दशा फलित में हम समझेंगे ही कि जब यही जो वीनस जो कि लग्नेश था लेकिन वो 8th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से उसने 8th हाउस को भी एक्टिवेट किया है। ठीक है। लेकिन वह भी हमारा विषय नहीं है। अभी हम केंद्राधिपति दोष के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इस एक उदाहरण कुंडली से भी हमें समझ में आ रहा है कि यदि लग्नेश केंद्राधिपति दोष से दोष पर लग रहा है तो उसका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं पड़ता है। और यदि वह किसी और अशुभ भाव का स्वामी बन रहा है तो ये हो सकता है कि वह अपने उस हाउस की लॉर्डशिप होने की वजह से उस हाउस से जुड़े हुए भी रिजल्ट्स देने की कोशिश करेगा। लेकिन सिर्फ केंद्र में बैठा है इसलिए वो केंद्राधिपति दोष से ग्रसित हो गया और वो अशुभ हो गया या उसके रिजल्ट्स हमें खराब मिलेंगे, ऐसा। इसी तरह से एक और ये उदाहरण कुंडली है जिसका मैंने अध्ययन किया था। इसमें भी केंद्राधिपति दोष बन रहा है बुध के द्वारा क्योंकि ये कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न में 1st हाउस और 4th हाउस मतलब दोनों केंद्रों का स्वामी बुध बन रहा है और केंद्र में ही बैठा हुआ है। ठीक है। और बाकी ग्रहों की पोजीशन यदि हम देख रहे हैं तो गुरु यहाँ के 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, सूर्य और शुक्र साथ में बैठे हैं। शुक्र यहाँ पे अस्त हो चुके हैं। और यदि हम 6th हाउस में देखते हैं तो यहाँ पे 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, मंगल भी है, चंद्रमा भी है और राहु भी है। शनि जो है वो नीच के बैठे हुए हैं लेकिन मंगल के साथ इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया हुआ है, तो यह उतनी परेशानी नहीं देंगे। राशि परिवर्तन जो होता है वो एक राजयोग का ही निर्माण करता है। ऐसा भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो ठीक है, उस टॉपिक को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बुध जो है वो केंद्राधिपति दोष बना रहे हैं। तो अभी इनकी बुध की दशा ही चल रही है। 2016 से इनकी बुध की दशा शुरू हुई है और अभी चल रही है इनकी। जैसे कि हम जानते हैं कि बुध की दशा 17 साल तक रहती है, तो लगभग 2030 तक इनकी ये दशा चलेगी। तो अब देखा जाए तो ऐसा हो सकता है, यदि हम देखने में आए कि ये बुध की दशा चल रही है, केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है, लग्नेश भी बना है, बुध कर्म स्थान का स्वामी भी बना है, तो यह उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स है। एक तो ये लग्नेश है, लग्नेश की दशा हमेशा ही अच्छा रिजल्ट्स देती है। दूसरा ये जो बुध है वो कर्म स्थान को देख रहा है, वहां पे उसकी डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है।
तो ये अपने कर्म स्थान से जुड़े हुए रिजल्ट ज़रूर देगा। सिर्फ़ ये हो जाएगा कि और बुध यहाँ पे अकेला बैठा हुआ है, तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह भी है, इसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। ठीक है? तो यह तो केंद्राधिपति दोष में भाग तो ले रहा है। लेकिन यह देखने में आया है कि बुध की दशा शुरू होने के बाद ही इन्हें अपने कर्म स्थान स्थान के ऊपर रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू हुआ है। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो इनके जो हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, उसमें भी इन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो देखने में आ रहा है ये केंद्राधिपति दोष के बारे में, तो वह उतना नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता है, अशुभ नहीं है वो, उससे घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस वो यह है उसकी डिमांड इस दोष से जुड़े हुए जो ग्रह यदि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, कि आपको अपने आप को सिद्ध करने की ज़रूरत है, स्किल बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वह शुभता अपनी नहीं खोएगा, शुभ ग्रह है तो शुभ रिजल्ट देगा ही देगा, यह ट्रू है। तो ये 2 उदाहरण कुंडलियाँ जो मेरे देखने में आई है और जिसमें मैंने केंद्राधिपति दोष के ऊपर स्टडी किया है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह दोष जो है वो इतना डराने वाला है या उसे देख के हमें डरने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अभी आपको इस टॉपिक पे जो मिसकंसेप्शंस आपके होंगे वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। तो आगे अपना आने वाले वीडियो तक आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी शंका का समाधान चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आप अपने डिटेल्स हमें भेज दीजिएगा। एक नॉमिनल रेट आपसे इन प्रश्नों के समाधान के लिए लिया जाएगा और सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।